नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मौलाना के अखिलेश यादव को दी चेतावनी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन 2027 के शंखनाद की, और बात करेंगे राहुल गांधी के नए कूल लुक की। और शो के अंत में बात होगी अयोध्या राम मंदिर में एसआईटी जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे की। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सपा के एजेंडे में विकास नहीं, गुंडागर्दी को प्रोत्साहित करना, फिरोजाबाद में बोले सीएम योगी। एमएलसी चुनाव भी उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस का पत्ता साफ, 17 में से 16 सीट जीते महायुति। प्राइवेट कर्मचारियों से गिनवाए जा रहे थे नोट, चंदा चोरी में एसआईटी का बड़ा खुलासा। मुस्लिम सीएम चेहरा घोषित करे सपा, अखिलेश यादव से ऑल इंडिया जमात की मांग। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का डीए 20% बढ़ा, बजट में बड़े ऐलान। दाखिल खारिज व्यवस्था में सुधार, बिहार सरकार ने लागू किए नए प्रावधान। सर्वे में ट्रंप को झटका, ईरान मुद्दे पर अधिकांश अमेरिकियों ने जताई नाराजगी। पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। आज महंगा हुआ सोना चांदी, 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। भारतीय शेयर बाजार में बढ़ा, सेंसेक्स 291 अंक उछला, निफ्टी 24,102 पर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत से आज एक बड़ी खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत और पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के किले में एक ऐसा सियासी बम फूटा जिसने सीधे अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ा दी। जी हां, विधानसभा चुनाव के रण से ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को एक ऐसा संवेदनशील और बारूदी पत्र भेज दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मौलाना ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की, बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर अखिलेश यादव से मांग कर डाली कि क्या 2027 के चुनाव में सपा किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। मौलाना के इस 7% बनाम 22% वाले जनसंख्या के नए गणित ने अखिलेश यादव के सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी भयंकर स्थिति पैदा कर दी है। क्या पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने पत्र और वीडियो बयान में बेहद आक्रामक और तीखे तेवर अख्तियार किए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को इतिहास का आईना दिखाते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। मुसलमानों ने हमेशा अपनी झोली भर भर कर समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिया। इसी मुस्लिम वोट बैंक के दम पर दिवंगत मुलायम सिंह यादव और खुद अखिलेश यादव कई बार सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, मौलाना ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ही अखिलेश के भाई, चाचा, पत्नी, भतीजे और उनके कुनबे के अन्य सदस्य विधानसभा और लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे। अखिलेश के पूरे परिवार को राजनीति के शीर्ष पर पहुंचाने का काम मुसलमानों ने ही किया। इसीलिए सपा और यादव परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन जब भी सत्ता में हिस्सेदारी या टिकट बंटवारे की बात आती है तो मुस्लिम समाज को दरकिनार कर दिया जाता है। आपको बता दें, अखिलेश यादव के लिए इस पत्र में सबसे दुखती रग पर हाथ रखा गया है और वो है जनसंख्या का समीकरण। मौलाना बरेलवी ने सपा के कोर वोट बैंक का पूरा अंकगणित बिगाड़ते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में यादव बिरादरी की आबादी महज 7% है, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी 22% है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो 22% वालों का हक 7% वालों से कहीं ज़्यादा बनता है। इसीलिए सपा को अब ये बड़ा ऐलान करना होगा कि 2027 का चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की गद्दी पर अखिलेश यादव नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी का कोई काबिल मुस्लिम चेहरा बैठेगा। मौलाना ने यह भी साफ कर दिया कि वह किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि सपा के भीतर ही मौजूद किसी भी योग्य मुस्लिम नेता को आगे लाया जाना चाहिए और इसके चेहरे पर ही चुनाव
लड़ा जाना चाहिए। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इस मांग को स्वीकार करते हैं तभी सूबे का मुसलमान 2027 के चुनाव में सपा को जमकर और एक तरफा वोट देगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करने में आनाकानी करते हैं तो फिर उन्हें मुसलमानों से उम्मीद पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। मौलाना ने साफ चेतावनी दी है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस जोश, जज्बे और जुनून के साथ मुसलमानों ने सपा का झंडा उठाया था और सपोर्ट किया था, वह जोश 2027 में रत्ती भर देखने को नहीं मिलेगा। चुनाव में महज 6 से 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अगर ये मांग मुस्लिम समाज के भीतर जोर पकड़ती है तो अखिलेश यादव के लिए इसका जवाब देना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं इस एक चिट्ठी ने समाजवादी पार्टी के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल अगर अखिलेश यादव इस मांग को सिरे से खारिज करते हैं या अनसुना करते हैं तो मुस्लिम समाज में ये बड़ा संदेश जाएगा कि सपा सिर्फ उनका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करती है। नतीजा ये होगा कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से बिखर जाएंगे और वे कांग्रेस या बसपा जैसे दूसरे विकल्पों की तरफ भागेंगे। दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो ध्रुवीकरण के डर से उनका पारंपरिक गैर यादव पिछड़ा वर्ग और हिंदू मतदाता वर्ग पूरी तरह से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाएगा। वहीं चुनाव से ठीक पहले इस तरह के दबाव के आगे झुकने से पार्टी के अंदर दूसरी जातियां जैसे कुर्मी, मौर्य, निषाद आदि से भी इसी तरह की मांगें उठने लगेंगी, जिससे टिकट बांटना और संगठन को संभालना अखिलेश यादव के लिए असंभव सा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की इस चिट्ठी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी माहौल में जबरदस्त तड़का लगा दिया है। ये सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद M22 समीकरण पर तीखा और सीधा प्रहार है। सपा ने अब तक जिस वोट बैंक को अपनी बपौती समझा था, आज वही 22% का हिस्सा अपना पूरा हक मांग रहा है। अब गेंद पूरी तरह से अखिलेश यादव के पाले में है। अगर वो इस मांग को मानते हैं तो गैर मुस्लिम वोट नाराज, और अगर नहीं मानते हैं तो मुस्लिम समाज में ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस सियासी चक्रव्यूह से निकलने के लिए कौन सा नया दांव चलते हैं। लेकिन एक बात तय है कि 2027 का ये चुनावी दंगल अब बेहद रोमांचक हो चुका है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल आधिकारिक तौर पर ना बजा हो, लेकिन सियासी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है और इस बार सत्ता के सेमीफाइनल का सबसे बड़ा अखाड़ा बना है ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्य खुद कमान संभालते हुए अलीगढ़ से मिशन 2027 का ऐसा शंखनाद करने जा रहे हैं जिसकी गूंज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में सुनाई देगी। आज सोमवार से ही शुरू हो रहा सीएम योगी का ये 18 घंटे का तूफानी दौरा सिर्फ फीता काटने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये अखिलेश यादव के साइकिल की रफ्तार पर ब्रेक लगाने और बीजेपी के किले को और मजबूत करने का महाप्लान है। इसके ठीक बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रणभूमि में उतरने वाले हैं। यानी मोदी योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में पूरे दमखम के साथ उतरने को बेताब है। देखिए रिपोर्ट। सियासत की समझ रखने वाले एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी गढ़ को जीतना जितना मुश्किल होता है, उस जीत को बरकरार रखना उससे भी कहीं ज़्यादा टेढ़ी खीर होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ जिले की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करते हुए विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। वहीं पड़ोसी जिले हाथरस की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर उसकी सहयोगी पार्टी आरएलडी ने परचम लहराया था। आज वही तारीख में अलीगढ़ और हाथरस की सभी 10 सीटें पर बीजेपी गठबंधन की पूरी तरह से कब्जा है। दोनों लोकसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की जेब में हैं और सूबे की सरकार में 2-2 मंत्रियों के साथ इस क्षेत्र का दबदबा लखनऊ तक कायम है। ऐसे में सीएम योगी का ये दौरा किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर को पनपने से पहले ही कुचल देने की एक बड़ी कोशिश है।
वे जमीन पर उतरकर ये तय करना चाहते हैं कि 2027 तक पार्टी का ये अटूट दबदबा यूं ही बरकरार रहे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोमवार और कल मंगलवार यानी 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान अलीगढ़ को करीब 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। इसमें चमचमाती सड़कें, नाले, आधुनिक अस्पताल, गौ संरक्षण केंद्र और सरकारी भवन शामिल हैं। सीएम योगी खुद विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक भी करेंगे। इसके ठीक बाद जुलाई अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी उन बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे जिनका आधारशिला उन्होंने खुद साल 2021 में रखी थी। इसमें शामिल है राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा विश्वविद्यालय बाराद्वारी में मल्टी स्टोरी पार्किंग और शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दरअसल साल 2021 में जिस काम का शिलान्यास हुआ था, 2026 में उसका लोकार्पण करके बीजेपी जनता के बीच ये कड़ा संदेश देना चाहती है कि उनके राज में काम केवल कागजों पर नहीं होता बल्कि समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरता है। वहीं दूसरी तरफ इस 18 घंटे के दौरे ने अलीगढ़ और हाथरस के मौजूदा विधायकों और नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वजह साफ है कि सीएम योगी सिर्फ मंच से भाषण नहीं देंगे बल्कि वे संगठन के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाकर सीधा फीडबैक लेंगे और संवाद करेंगे। वे खुद टटोलेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड क्या है, कौन सा विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा और किसकी छवि कमजोर हुई, जनता किस जनप्रतिनिधि की कार्यशैली से खुश है और किससे नाराज। वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि मुख्यमंत्री की डायरी में जो फीडबैक दर्ज होगा वही तय करेगा कि 2027 में किसका टिकट पक्का होगा और किसका पत्ता कटेगा। इसके अलावा सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी के मंडल जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर लोक निर्माण विभाग की वित्त वर्ष 2026-27 की कार्य योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल साल 2017 से ही ये पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला बना हुआ है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार इस किले में सेंध लगाने की ताक में बैठे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज की राजनीति में अपने समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने विकास, भारी भरकम निवेश और कड़क कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। आज अलीगढ़ की विशाल जनसभा के बाद कल मंगलवार को सीएम योगी हाथरस और फिरोजाबाद की रैलियों में हुंकार भरेंगे और विपक्ष के हर सियासी तीर को कुंद करने का एजेंडा सेट करेंगे। तो कुल मिलाकर साफ है कि अलीगढ़ अब सिर्फ तालों के निर्यात या यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि ये साल 2027 के महासंग्राम का वह लॉन्चिंग पैड बन चुका है जहां से उठी सियासी चिंगारी पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को गरमाने वाली है। एक तरफ अखिलेश यादव की घेराबंदी तो दूसरी तरफ खुद योगी आदित्यनाथ ने चुनावी कमान संभाल कर ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस सबसे मजबूत गढ़ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब ये देखना होगा कि योगी का ये फीडबैक और मोदी का आने वाला लोकार्पण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नया रंग दिखलाता है। लेकिन फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की सियासत में पिक्चर अभी भी बाकी है और माहौल पूरी तरह तड़कता भड़कता हो चुका है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पॉलिटिक्स का पुराना ढर्रा अब पुराना हो चुका है। ना वो भारी भरकम रैलियां, ना वो लंबे चौड़े उबाऊ भाषण और ना ही वो कड़े वीआईपी प्रोटोकॉल। आज के जेनजी युवाओं का दिल जीतना है तो राजनीति को कूल, रिलेटेबल और सीधे दिल से कनेक्ट होने वाला बनाना पड़ेगा। और इस बात को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेहद इस वक्त कोई नहीं समझ रहा कि जी हां, छत्तीसगढ़ में युवाओं में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने रविवार को रायपुर में एक ऐसा ही जलवा दिखाया। दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने किसी 5 स्टार होटल के बजाय सीधे रायपुर एयरपोर्ट के पास एक लोकल मैगी और चाय पॉइंट पर अपना अड्डा जमा लिया। टपरी पर चाय की चुस्कियां लेते हुए राहुल गांधी का यह नया अवतार उस वक्त सोशल मीडिया पर रील्स और पोस्ट के जरिए तहलका मचा रहा है।
दरअसल राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे थे, जहां कांग्रेस का 10 दिवसीय बेहद गोपनीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। राहुल ने वहां करीब 4 घंटे बिताए। पहले उन्होंने सीनियर नेताओं और पूर्व मंत्रियों से करीब 40 मिनट तक गुप्त बातचीत की। इसके बाद 70 लोगों के एक बड़े डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद शामिल थे। लेकिन असली क्लास तो तब शुरू हुई जब राहुल गांधी जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने मंच पर आए। उन्होंने पारंपरिक राजनीति के ढर्रे को कूड़ेदान में फेंकने की सलाह दी। राहुल ने कड़े शब्दों में नेताओं को नसीहत दी कि संगठन में जो पद मिला है वो रौब झाड़ने का या अहंकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर उनके पैरों के जूते घिसने के लिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि गुटबाजी से तौबा कर लो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अगले विधानसभा चुनाव में टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा जो जमीन पर एक्टिव दिखेगा। इसके बाद जब नेताओं ने फोटो खिंचवाने की डिमांड की तो राहुल गांधी ने किसी बड़े नेता की तरह दूरी बनाने की बजाय उनके साथ कंधे पर हाथ रखकर बेहद सहजता या यूं कहें संयम से साधारणता तस्वीरें खिंचवाईं। आपको बता दें, कांग्रेस का ये शिविर भले ही टॉप सीक्रेट और गोपनीय था, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा था कि अभनपुर में पैर रखने की जगह तक न मिली। दूर दूर से हजारों कार्यकर्ता अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। भीड़ का आलम यह था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जैसी भारी भरकम शख्सियत भी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की के बीच घिर गई और कुछ ही देर के लिए गेट्स के बाहर ही फंसी रही। इस धक्का मुक्की का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है। वहीं असली भौकाल तो तब कटा जब राहुल गांधी का काफिला ट्रेनिंग खत्म करके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा। अचानक राहुल गांधी की नज़र सड़क किनारे एक आम मैगी और चाय पॉइंट पर पड़ी। उनका काफिला वहीं रुक गया। बस फिर क्या था? छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे गंभीर चेहरे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत भी राहुल के साथ टपरी पर बेंच पर बैठ गए। राजनीति की गंभीर फाइलों को बंद कर राहुल ने वहां कड़क चाय और मैगी का ऑर्डर दे दिया। माहौल तब और मजेदार हो गया जब राहुल गांधी ने चाय की चुस्कियां लेते हुए बड़े प्यार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक वैज को अपने हाथों से बिस्किट खिलाया। टपरी पर बैठे नेताओं की इस जुगलबंदी को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग भी हैरान रह गए। आपको बता दें, कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ रात भर का सफर करने वाले, कभी आनंद विहार स्टेशन पर कुलियों का लाल कपड़ा पहनकर बोझ उठाने वाले, तो कभी करोल बाग में मैकेनिकों के साथ बाइक ठीक करने वाले राहुल गांधी का ये अंदाज बिल्कुल सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वह छत्तीसगढ़ के उस युवा वर्ग को सीधे टारगेट कर रहे हैं जो रील्स और मीम्स के जरिए जमाने को जीतता है और अपने नेताओं को किसी राजा महाराजा की तरह नहीं, बल्कि अपने जैसा आम इंसान देखना चाहता है। चाय की इस टपरी ने कांग्रेस ने साफ मैसेज दे दिया कि वे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रिझाने के लिए पूरी तरह जैन जी के रंग में रंग चुके हैं। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के एक और तूफानी दौरे पर आने वाले हैं। इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सबसे दुखती रग जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। इसी आंदोलन को धार देने के लिए अगले कुछ ही महीने में राहुल गांधी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर हुंकार भरेंगे। खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन रायपुर की टपरी पर सचिन पायलट और भूपेश बघेल के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेना, दीपक वैज को बिस्किट खिलाना, राजनीति के इस नए कूल लुक ने विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। अयोध्या के भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर से एक ऐसी सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है जिसने देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरा धक्का पहुंचाया है। रामलला के चरणों में चढ़ने वाले चढ़ावे और दान की राशि में हुई चोरी के मामले ने अब एक महाविस्फोट का रूप ले लिया है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जो खुलासे किए हैं उन्हें सुनकर किसी के भी पैरों के तले जमीन खिसक जाए।
जांच इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एसआईटी ने 140 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारियों को बिना बताए अयोध्या छोड़ने पर बैन लगा दिया है। उधर मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ तक पहुंच चुका है, जहां इस पूरे खेल की सीबीआई और कैग से जांच कराने की मांग उठ रही है। एसआईटी की पड़ताल में जो सबसे पहली और बड़ी गाजगिरी है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों के मैनेजमेंट और बैंकिंग का पूरा जिम्मा एसबीआई के पास था। बैंक का काम था नोटों को अलग करना, गड्डियां बनाना और उनकी गिनती करना। लेकिन बैंक ने क्या किया, उन्होंने खुद ये काम करने के लिए बजाय वाराणसी के एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को इसका ठेका दे दिया, जहां उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ रसूखदार लोगों की सिफारिश पर अयोध्या के ही स्थानीय लड़कों को नोट गिनने के काम में रख लिया। इसी भाई भतीजावाद के चलते अनुकल्प मिश्रा नाम के एक शख्स ने अपने साले साहब यानी लवकुश मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर नोट गिनने की नौकरी पर लगवा दिया। यानी जहां करोड़ों का चढ़ावा गिना जा रहा था, वहां बिना किसी कड़े बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के सिर्फ जान पहचान के दम पर लोगों को एंट्री दे दी गई। एसआईटी ने जब मंदिर के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था और नोट गिनने वाले कमरों की जांच की तो अधिकारियों ने अपना सिर पकड़ लिया। लापरवाही का आलम यह था कि ड्यूटी पर आने जाने वाले कर्मचारियों की कोई तलाशी नहीं होती थी। कौन अपनी जेब में क्या लेकर आ रहा है और क्या दबा कर ले जा रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं था। हालांकि सभी कर्मचारियों के लिए एक सख्त ड्रेस कोड बनाया गया था और बाकायदा उन्हें यूनिफॉर्म भी दी गई थी, लेकिन पहनता कोई नहीं था। लोग अपने घर के ढीले ढाले कपड़ों में आते थे और नोटों के ढेर के बीच बैठ जाते थे। चोरी का तरीका ऐसा था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब कर्मचारियों को नोट पार करने होते थे तो वे चालाकी से सीसीटीवी कैमरे के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो जाते थे ताकि कैमरे का व्यू लॉक हो जाए और फिर पलक झपकते ही नोट गायब कर देते थे। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में राम मंदिर के सचिव से एक बंद कमरे में लगातार 3 घंटे तक बेहद तीखे सवाल जवाब किए गए। एसआईटी ने साफ कर दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, मंदिर के अधिकारियों और जांच के दायरे में आए किसी भी शख्स को बिना सूचना के अयोध्या छोड़ने की इजाज़त नहीं है। शहर छोड़ने से पहले उन्हें एसआईटी से परमिशन लेनी होगी। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही कई सेवादारों और अधिकारियों की नौकरी जा सकती है और कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, बात यहीं तक सीमित नहीं है। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी अब सिर्फ दान के पैसों की हेराफेरी की जांच नहीं कर रही, बल्कि इसके साथ ही मंदिर के द्वारा अलग अलग फेज में खरीदी गई जमीनें और निर्माण सामग्री की खरीद फकोस की कुंडली भी खंगाली जा रही है। वहीं इस पूरे सियासी और कानूनी घमासान के बीच एक अच्छी खबर ये है कि रामलला के दरबार में भक्तों के जोश और भीड़ में कोई कमी नहीं आई। देश विदेश से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि इस विवाद से उनकी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पहले भी दान करते थे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा किसी इंसान से नहीं बल्कि साक्षात भगवान राम से है। हालांकि ज़मीनी हकीकत ये भी है कि मंदिर के मुख्य दान काउंटरों पर पहले की तुलना में भारी सन्नाटा देखा जा रहा है। वहीं अयोध्या के संतों का कहना है कि कुछ शरारती तत्व इस पूरे मामले को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे हैं। कुल मिलाकर अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ है उसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और अब विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर बड़े एक्शन की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि इस महापड़ताल में कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल अयोध्या का ये चोरी कांड पूरी तरह से गर्मा चुका है और आने वाले दिन और भी ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से तप रही है। एक तरफ जहां सपा का कोर वोट बैंक हक मांगते हुए बगावत के मूड में है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ से 2027 की ऐसी बिसात बिछाई है कि विरोधियों को अभी से पसीना आने लगा है।
उधर राहुल गांधी का चाय मैगी बाला अंदाज युवाओं को कांग्रेस की तरफ खींचने का नया पासा बन चुका है, तो वहीं अयोध्या में आस्था के केंद्र में हुई लापरवाही ने प्रशासनिक अमले से लेकर कोर्ट तक में हड़कंप मचा रखा है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में देश की सियासत में और भी ज़्यादा विस्फोटक और बड़े उलटफेर होने वाले हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।